अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में कमेंट कर दें मेरी वॉइस क्लियर है। अच्छा, सबको टाइमिंग का इशू हो रहा है। देखिए इतने मतलब लाइक 70+ लोग हैं हम लोग, तो अब हम वही देखा जाता है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। अब ये टाइम फिक्स हो चुका है 8:15। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन या कुछ मेरे बिहाफ पे कोई प्रॉब्लम आ गया, तो फिर वो टाइम महीने में कभी एक आध दिन कोई ऐसा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है वो टाइम। लेकिन मोस्टली जो है सबने 8:15 को प्रेफर किया था, तो क्लास की टाइमिंग शार्प 8:15 ही हुआ करेगी। ठीक है। क्योंकि अगर हम सबको देखने लगे तो फिर इस बात पे कोई भी राजी हो ही नहीं सकता। अच्छा, आज हमने अपना स्केड्यूल इस वीक में कार्डियो का रखा है, तो कार्डियो आप लोग पास मेडिसिन से साथ साथ करोगे। टॉपिक्स में आपको कवर कराऊंगी। मजीद अगर किसी को, जैसा कि वो ऑनलाइन क्लास में नहीं आया, उसको समझने में कोई दुश्वारी हुई है, तो वो मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकता है, ग्रुप पे भी कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं क्लियर कर दूं सबको कि मैं जो है ना साथ साथ डाटा कुछ शेयर करूंगी आपके ग्रुप पे। वो ग्रुप पे सबके लिए ऑन द स्पॉट अवेलेबल होगा। ठीक है। जैसे कि बाज लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके कहते हैं कि ये तस्वीर दोबारा भेज दे, तो वो आप ग्रुप पे सर्च करोगे। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अगर बताती हूँ कि ये चीज मैंने ग्रुप पे शेयर, तो आप वो कार्डियो रिकॉर्डिंग की, तो आपको आगे पीछे उसकी पिक्चर जरूर मिल जाएगी। अगर लाइक कार्डियो की कोई मैंने पिक्चर्स शेयर की हुई है, तो सब मटेरियल आपके ग्रुप पे शेयर होगा। इंडिविजुअल मैं रिकॉर्डिंग किसी को नहीं शेयर करूंगी, आपके ग्रुप पे आएगी वो रिकॉर्डिंग, आप उधर से ही उसको अप्रोच कर सकते हो। आज का टॉपिक कार्डियोलॉजी है। फर्स्ट 30 एमसीक्यूज करने हैं। सेफ्रॉन पेज नंबर 126, अगर आपके पास बुक फॉर्म में अवेलेबल है तो आप बुक फॉर्म में कर लो, नहीं तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अच्छा, अब हमने जो है ना वो फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस किया था सैंपल क्लास में भी, लेकिन वो एक सैंपल क्लास थी। अब हम इसको मजीद निमोनिक्स और मॉडिफिकेशन के साथ डिस्कस करेंगे। In a patient with aortic regurgitation, there is also a mid-diastolic murmur at the apex. Cause of this murmur is, अच्छा, मैंने आपको यही बताया था कि जब आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो खाली आपने आंसर पे फोकस नहीं करना। अगर आपको बाकी भी कोई ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो आपने देखना है कि ये ऑप्शन ऐड हुआ है, तो इसका मतलब है ये टॉपिक इनके नजर से गुजरा है, ये आ सकता है। अब हम देखते हैं कि हम इसमें तो हमें क्लियर कट पता है कि ए आर के पीछे मिड डायस्टोलिक मर्मर अगर एपेक्स पे आता है तो वो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर कहलाता है। अब ए आर के साथ मिड डायस्टोलिक, ए आर का तो मर्मर इटसेल्फ जो होता है वो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है। और ए आर के मर्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत स्पेसिफिकली होती हैं। जैसा कि कहते हैं कि ए आर का मर्मर अगर बाहर से नहीं बोल रहा ना, तो समझो अंदर तो पता ही नहीं चलेगा। डायस्टोलिक मर्मर आर वेरी डिफिकल्ट टू पिक ना। तो आपके पास एआर के आप पेरिफेरल साइन से उसको पहचानते हो। आपको पता है कोलैप्सिंग पल्स, डांसिंग कैरोटिड, डांसिंग यूवुला, हेड नोडिंग आपके पास, इसमें आपके पास बिलो द फिंगर फिंगर आपके विजिबल पल्सेशंस आ सकती हैं। फिर पिस्टल शॉर्ट मर्मर आ जाएगा। तो बहुत सारे इसके पेरिफेरल साइंस होते हैं। विजिबल पल्सेशंस नजर आ रही होती हैं। जो मेरे अपने क्लिनिकल केस में, शॉर्ट केस में पेशेंट आया था, तो मैंने उसके पेरिफेरल साइंस से एआर अंदर डाल दिया था। ऑल्दो मुझे एमआर एमएस तो मिल गया था, एआर नहीं मिला था। तो उन्होंने मुझे बोला कि एआर है, कोलैप्सिंग पल्स भी थी पेशेंट की। ठीक है। अब तो हमें पता है कि इसका मर्मर तो अर्ली डायस्टोलिक है और इसके मर्मर की लोकेशन भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे मिड डायस्टोलिक मर्मर की बात हो रही है और एपेक्स पे बात हो रही है। ये तो माइट्रल सिनोसिस का मर्मर होता है, लेकिन वो पूछना चाह रहे हैं एआर के बिहाफ में। एआर के बिहाफ में माइट्रल सिनोसिस का मर्मर नहीं आता। ये मिड डायस्टोलिक मर्मर जो आ रहा होता है, वो बेसिकली क्या होता है, कंप्रेशन हो रहा होता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से बैक प्रेशर बिल्टअप होता है, जिसकी वजह से माइट्रल वाल्व भी कंप्रेस हो जाता है। तो एपेक्स में माइट्रल हार्ट इस तरह पोजीशन में होता है कि एओर्टा, समझ लो एओर्टा माइट्रल वाल्व के ऊपर कहीं आ रहा होता है। तो इसकी वजह से ये ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर आता है आपके पास। ठीक है। और ये आपके पास आएगा कब? जब आपके पास स्क्वेयर एआर डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से डायस्टोलिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी एंटीरियर लेफ्ट ऑफ द माइट्रल वाल्व। ठीक है। ये भी एक स्वेरिटी का फीचर है। मैंने आपको बताया था ना कि मर्मर की स्वेरिटी के फीचर्स और है। मरमर की जो है ना स्वेरिटी की बेस पे आप डिसाइड करते हो कि वेदर मरमर ये जो आपके पास मरमर है वो स्पेयर है, आप इस वाल्व को रिप्लेस करना है, या आपने क्या इसके साथ करना है, या रिपेयर करना है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे ऑप्शन है ग्राहम स्टील मरमर। तो ग्राहम स्टील मरमर जो होता है वो अर्ली डायस्टोलिक मरमर, लाइक आपके पास ए आर अर्ली डायस्टोलिक, तो पी आर भी अर्ली डायस्टोलिक। लेकिन ये हमारे पास ग्राहम स्टील मरमर, पी आर के मरमर को आप ग्राहम स्टील मरमर कहते हो। ये होता है स्वेयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। अब जो कैरिक होम्स मरमर है, ये भी मिड डायस्टोलिक मरमर है। ये रिमेटिक फीवर में आता है हमारे पास माइट्रल वेल्वुलाइटिस की वजह से। जब माइट्रल वेल्वुलाइटिस ड्यू टू रिमेटिक फीवर हो, तो माइट्रल स्टिनोसिस का मरमर जो है ना कैरिक होम्स मरमर कहलाता है। आपने पढ़ा होगा अक्सर जगहों पे लिखा होता है कि आपके पास जो है ना माइट्रल स्टिनोसिस के मरमर को के आगे 3 दफा लिखा हुआ होता है रिमेटिक फीवर, रिमेटिक फीवर, रिमेटिक फीवर, क्योंकि माइट्रल स्टिनोसिस की कॉज जो है ना ज्यादातर रिमेटिक फीवर ही होता है।
और रूमेटिक फीवर, मेरे जो अपने सुपरवाइजर थे वो कहा करते थे कि लेस देन 40 इयर्स अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है वेलवुलर हार्ट डिजीज के साथ और कोई कॉन्जेनिटल वेलवुलर हार्ट डिजीज नहीं है, तो आपके पास वो माइट्रल स्टेनोसिस से निकलेगा रूमेटिक फीवर की वजह से, अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट होता है। इस मरमर को हम कैरिकोम्स मरमर कहते हैं। अब आपके जहन में और भी आ जाने चाहिए कि मिड डायस्टोलिक, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इसकी अदर कॉजेज भी होती है मिड डायस्टोलिक मरमर। एक तो आपके पास ऑस्टिन फ्लिंट मरमर जो है मिड डायस्टोलिक मरमर देता है। माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से मिड डायस्टोलिक मरमर आता है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की वजह से मिड डायस्टोलिक मरमर आता है आपके पास। आपके पास जो है ना वो एट्रियल मेक्सोमा की वजह से मिड डायस्टोलिक मरमर आता है। अब इस इनके डिफरेंशिएटिंग फीचर है सबके। एट्रियल मिक्सोमा में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक आपके पास वेट चेंजेस, वेट लॉस और ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है। और पोजिशनल मरमर होता है, पोजिशन चेंज करते जाते हो मरीज की, मरमर चेंज होता जाता है। तो ये हर मरमर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। ये आपने मरमर का एक टॉपिक आ गया तो इसका मतलब है मरमर आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। और वैसे जो है ना मास्टर दी आईएमएम में भी आपके पास मरमर की डिफरेंट जो है ना मतलब लाइक कैरिकोम्स के भी क्वेश्चन दिए हुए थे जब हम आईएमएम लेवल पे किया करते थे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है। अगर आपको कोई भी किसी एमसीक्यू में कोई मसला है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है, किसी को भी कोई समझने में दुश्वारी होती है। सेकंड एमसीक्यू मैंने आपको उस दिन भी बताया था, किसी भी मरमर की कॉमन, किसी भी स्टीनोसिस या रिगर्जिटेशन की कॉमनेस्ट फाइंडिंग क्या है? वो उसके अंदर उसका मरमर का प्रोड्यूस हो जाना। चाहे आपको एक से ज्यादा बेसिकली बीसीक्यूज है, एक से ज्यादा ऑप्शन आपको ऑल दो करेक्ट मिलेंगे, लामहला मिलेंगे, लेकिन आपके पास आपने देखना है कि वो चाहते क्या आपसे पूछना। जैसा कि मोस्ट कॉमन फिजिकल साइन पूछ रहे हैं वो, तो यहाँ पे आपके पास एमएस का मोस्ट कॉमन फिजिकल साइन तो मिड डायस्टोलिक मरमर है। एमएस में आपके पास एपेक्स भी डिस्प्लेस नहीं होती, एमआर में डिस्प्लेस होती है। जब हम क्लिनिकल तैयारी भी कर रहे होते हैं तो यही चीज हम देखते हैं कि अगर एपेक्स भी डिस्प्लेस मिल गई है, चाहे मरमर नहीं मिल रहा इस टाइम एमआर का, लेकिन हम कहते हैं प्रीडोमिनेंट जो है ना ये एमआर ही होगा इस मरीज के अंदर। ठीक है। असेंचुएशन ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, इरेगुलर पल्स, ओपनिंग स्नैप, ये हो सकता है इसके साथ, लेकिन ये इसके साथ हमारे पास स्वेरिटी में आ जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो है ना ये कॉमनेस्ट फाइंडिंग में नहीं आएंगे। ठीक है। अब असेंचुएशन ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड क्यों हो जाती है एमएस में आपके पास? क्यों होती है इसमें असेंचुएशन? बेसिकली आपके पास एमएस की वजह से बैक प्रेशर पुश होता है। तो आपके पास एमएस के पीछे क्या पड़ा हुआ है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के पीछे क्या पड़ी हुई है? पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल में से जा रही है उस तरफ। ठीक है। तो अब आपके पास जो है ना, आपके पास यानी प्रेशर डेवलप होगा, बैक प्रेशर की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी, जिसकी वजह से असेंचुएशन ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। आपको पता है कि पल्मोनरी कंपोनेंट सेकंड हार्ट साउंड का कंपोनेंट है। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है कि रिवर्सल ऑफ शंट इन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अच्छा, अब आपको पता होनी चाहिए व्हाट आर द सायनोटिक हार्ट डिजीजेस, व्हाट आर द एसायनोटिक हार्ट डिजीजेस। वो वाली डिजीजेस जिसमें आपके पास साइनोसिस आ जाता है, ठीक है, वो आपके पास साइनोटिक हार्ट डिजीज है। इनमें हमारे पास जो है ना साइनोटिक हार्ट डिजीज में रिवर्सल ऑफ शंट नहीं होता, ये तो ऑलरेडी ही हमारे पास साइनोसिस डेवलप हुआ हुआ होता है। जो हमारे पास ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है उनमें हमारे पास रिवर्सल ऑफ शंट होता है। व्हाट इज रिवर्सल ऑफ शंट? अब रिवर्सल ऑफ शंट क्या है? नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि राइट से लेफ्ट साइड पे जो है ना प्रेशर आपके पास जो है ना नॉर्मली क्या होगा कि आपके पास जो है जो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है उनमें आपके पास फ्लो किस तरह होगा कि आपके पास लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है। जब लेफ्ट वाला वर्ड राइट में जाके मिलेगा तो आपके पास ऐसा ब्लड के अंदर डिसेचुरेशन बहुत ज्यादा नहीं होने पाएगी। अब आपके पास क्या होगा, एक टाइम आएगा जब लेफ्ट से राइट जाता 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 वो इतना ज्यादा राइट साइड पे चला जाना शुरू हो जाएगा कि राइट साइड पे अपनी जो है ना हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी जब हाइपरटेंशन डेवलप होगी तो वो कहेगा कि अब तो हमने इधर देना ही नहीं ब्लड, अब हमें उल्टा करना पड़ेगा। अब हमें जो है ना राइट से लेफ्ट साइड की तरफ भेजना पड़ेगा। और ये हमारे पास सिर्फ ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में रिवर्सल ऑफ शंट हो गया। तो ये राइट टू लेफ्ट शंट डेवलप हो जाएगा, यानी रिवर्सल ऑफ शंट हो गया। जो कि नॉर्मली लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा था, अब हमारे पास रिवर्सल ऑफ शंट डेवलप हुआ। रिवर्सल ऑफ शंट बेसिकली लेफ्ट टू राइट शंट का रिवर्सल हो गया, अब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ब्लड। अब जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मिक्स होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, साइनोसिस डेवलप होना शुरू हो जाएगा लेफ्ट साइड से जब वो पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है। तो ये साइनोसिस के पीछे पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास होती है। यही चीज आपकी कैथेटराइजेशन में इंपॉर्टेंट होती है। कार्डिक कैथेटराइजेशन के एमसीक्यूज आपको आते हैं।
कि जब शंट्स होते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन की सैचुरेशन की फ्लक्चुएशन दिखाते हैं वो लोग, कि लाइक सैचुरेशन डेवलप हुई है। एमएसएमआर वगैरह जो वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज है उनमें आपके पास प्रेशर के डिफरेंस से आप पहचानते हो। मैं आपको संजय शर्मा से एक टेबल शेयर करूंगी लास्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन का, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा हमारे पास इस टाइम शंट है। जैसा कि आपके पास एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, तो आपके पास क्या होगा, ये ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है, इसमें आपके पास लेफ्ट टू राइट एट्रिया में शंट होगा, तो आपके पास राइट साइड में ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ी हुई आएगी। नॉर्मली 70 तक होती है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, और उधर आपके पास 95 टू 100 होती है लेफ्ट साइड में। तो ये आपके पास यही कैथेटराइजेशन कहलाती है, जब आपके पास क्या होता है कि आपके पास रिवर्सल ऑफ शंट जब होता है तो आपके पास जो लेफ्ट साइड है उधर भी सेचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास ये जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है उनमें आपके पास जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आ गया, वीएसडी हमारे पास आ गया, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस आ गया, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा आ गया, इन्हीं में रिवर्सल ऑफ शंट डेवलप होगा। यही रिवर्सल ऑफ शंट हमारे पास ईजन मैंगर सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, अब ईजन मैंगर सिंड्रोम जब ये डेवलप हो जाएगा तो मरमर इट सेल्फ डिसअपियर हो जाएगा। अब आपको नहीं पता चलेगा वेदर किस मरमर की वजह से जो है ना ये ईजन मैंगर डेवलप हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या होगा, ईजन मैंगर जब डेवलप होगा तो आपको P2 भी लाउड मिलेगी। ये फिर हम क्लिनिकल जब इंशाल्लाह करेंगे तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे कि हमने क्लिनिकल ईजन मैंगर्स और साइनोटिक हार्ट डिजीज को क्लिनिकली शॉर्ट केस में कैसे पहचानना होता है। अब हमारे पास जो है वो जो टॉफ वगैरह है की का निमोनिक यूज करते हैं वो साइनोटिक हार्ट डिजीज के लिए, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ये हमारे पास होती हैं जो है वो साइनोसिस। ये अर्ली एज में बच्चा जो है ना साइनोटिक स्पेल्स के साथ प्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ना साइनोसिस डेवलप हुए, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड इस तरह हो रही है। ठीक है, अब जब आप कैथेटराइजेशन वाले एमसीक्यूज कर रहे होते हो जो कि आपके पास पास मेडिसिन में मिलते हैं, तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी यही होती है। जब वीएसडी होता है तो आपके पास राइट वेंट्रिकल में सैचुरेशन ज्यादा बना के उन्होंने दिखाई दी होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपके पास भाई 95 टू 98 100 इस तरह दी हुई होती है, वहां पे उन्होंने 80 83 दी हुई होती है। तो ये कैथेटराइजेशन है। कैथेटराइजेशन का टेबल भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ, और संजय शर्मा की कैथेटराइजेशन का एक और टेबल शेयर करूंगी जो कि आपको हेल्प आउट करता है एग्जाम के एमसीक्यू स्पीकिंग में। अब यहाँ पे हमारे पास रिवर्सल ऑफ शंट इन पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस बात कर रहे हैं। ठीक है, डक्टस आर्टियोसिस अब आपके पास कनेक्शन है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा वगैरह में कनेक्शन हो रहा है। अगर वो सब क्लेविन आर्टरी के ओरिजिन से पहले होगा, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि सब क्लेविन आर्टरी आपको कहाँ पे सप्लाई करती है, आर्म्स को सप्लाई करती है। ठीक है, तो आपके पास आर्म्स भी इफेक्टेड हो जाएंगे, तो साइनोसिस दोनों आर्म्स में भी होगा और नीचे लिम्स में भी होगा। लेकिन अगर आफ्टर द ओरिजिन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी आता है तो सबक्लेवियन आर्टरी तो सब स्पेयर हो गई, वो तो सप्लाई से ही कर देगी अपर लिम्स को। अब इसमें जो है ना क्या होगा, मसला नीचे लिम्स में आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। और इसी डीऑक्सीजनेशन की वजह से क्लबिंग डेवलप होती है, इसी को हम डिफरेंशियल साइनोसिस डिफरेंशियल क्लबिंग कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, जहाँ पे आप मुझे रिपीटेशन का कहेंगे या समझाने का दोबारा कहेंगे, मैं दोबारा वहां पे समझाऊंगी। ठीक है, ये आपको मेरा ख्याल है ईजन मैंगर की रिवर्सल ऑफ शंट साइनोटिक या साइनोटिक हार्ट डिजीज की समझ आ गई होगी। सही है, अब हम इसके बाकी मैं टेबल्स आपको शेयर करूंगी कैथेटराइजेशन के, जिसमें उन्होंने एएसडी वीएसडी रिवर्सल ऑफ शंट के साथ दिखाई में कि किस तरह कैथेटराइजेशन में आपके पास जो है वो ड्रॉप करती है सैचुरेशन। ठीक है, मैंने आपको बाबा बताया जो आपके पास ये सेप्टल डिफेक्ट्स है, इनमें आपके पास सैचुरेशन का मसला आता है। जो हमारे पास जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज है उधर एक क्रॉस द एट्री और वेंट्रिकल प्रेशर का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको टेबल से शेयर करूंगी। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है कि जो है वो 64 years old female with 3 month history of increasing ankle edema and abdominal distension। अच्छा, जब मैं क्लिनिकल की भी तैयारी कर रही थी ना तो उसमें हम देखा करते थे कि एंकल एडिमा और एसाइटिस पेशेंट्स में आती है कॉमनली। तो आप जो है ना तीन चीजें हम वैसे देखते हैं, कार्डियक कॉज देखते हैं, रीनल फेलियर देखते हैं, सीएलडी देखते हैं, कॉमनली ये देखते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है पेशेंट डिसप्रोपोर्शनेट एसाइटिस के साथ आता है, एंकल एडिमा सेटल्ड हुआ हुआ होता है उसका सारे का सारा, और लेकिन उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है। तो ये कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस का भी एक फीचर होता है जो कि हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेट एसाइटिस करता है। तो हमारे पास एक ओपीडी में लास्ट डेज में एक केस आया था कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, उसका एब्डोमेन इतना ऊपर था इतना था, तो बाद में कार्डियक एमआरआई पे कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस प्रूव हुआ था। हमने एब्डोमिनल सारी लोकल पैथोलॉजीज को रूल आउट किया, आखिर कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस निकला। अच्छा, अब आपने जब स्टेरियो पढ़ना होता है ना तो आप एक्सक्लूड करते जाते हो। अच्छा, एंकल एडीमा आ गया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ गई, आगे उन्होंने उसको एक्सक्लूड कर दिया आपके पास कि देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ, हमारे पास जो है ना वो कफ की हिस्ट्री नहीं है, कोई एक्सर्शनल डिस्निया नहीं है, ऑर्थोपिया नहीं है। कफ की हिस्ट्री उन्होंने जो है ना आपके पास जो है वो इसीलिए जो है वो बताई हुई है कि आपके पास जो है ना आगे वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के फीचर बताएंगे
तो आपके पास वो इसलिए बता रहे हैं कि इसमें जो है ना वो लंग्स की कॉज नहीं है, इस किस्म की राइट साइडेड हार्ट फेलियर के। आगे चलते हैं। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज pedal edema and up to the mid thighs. JVP was elevated up to the ear lobes which increases on inspiration with absent Y descent. अभी हम जब JVP डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एब्सेंट Y descent क्या होता है और क्यों एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है ना एब्सेंट Y descent के साथ कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस अभी तक हमारे स्क्रीन जहन पे में चल रहा है। प्लीज एमसीक्यूज शो करें। आगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आगे करती हूँ, सॉरी मैं अपनी बुक से पढ़े जा रही थी। अच्छा ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट एमसीक्यू, हम फोर्थ एमसीक्यू पे है इधर। तो आप देखो जब भी आपके पास ये जो आ रहा है, अब आपको इसमें पता चल रहा है कि कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है इसके साथ। लेकिन हम अब आगे देख रहे हैं एब्सेंट वाई डिसेंट आपके पास हो गया, वो कार्डिक टेम्पोनार्ड में होता है एब्सेंट वाई डिसेंट ना। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में दोनों होते हैं, एक्स भी होता है वाई भी होता है। देयर वाज नो मरमर, ठीक है। हमारे पास वैसे भी इसके साथ मरमर तो आते नहीं है, लेकिन आगे उन्होंने रिस्ट्रिक्टिव और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो है ना वो बता दिया इन्होंने कि इसमें हमारे पास जो है ना लो वोल्टेज ईसीजी है। कल भी मैंने आपको बताया था बेसिकली लो वोल्टेज ईसीजी होती क्या है। लो वोल्टेज ईसीजी हमारे पास होती है कि जो है वो लिम लीड्स में आपके पास जो है ना वो 5 स्मॉल स्क्वायर से छोटी हो जाए, चेस्ट लीड्स में आपके पास 10 स्मॉल स्क्वायर से छोटी हो जाए। तो ये हमारे पास जो है ना होती है स्मॉल। तो ये हमारे पास किस चीज में आएंगे, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का फीचर होता है ये स्मॉल वोल्टेज ईसीजी। कितने टाइप्स की हमारे पास कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, 3 टाइप की। डायलेटेड होती है, रिस्ट्रिक्टिव होती है, हाइपरट्रोफिक हो सकती है। डायलेटेड में आपको पता है कि कौन सा टाइप हार्ट फेलियर होता है, सिस्टोलिक होता है हार्ट फेलियर। अच्छा मैं आपके ग्रुप पे एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें हमने कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस और कार्डिक टेम्पोनार्ड का डिफरेंस देखा हुआ है यहाँ पे टेबल में। ठीक है। अच्छा फिर इसमें आपके पास जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास के जो है जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, उसमें हमारे पास बेसिकली सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है, इस्कीमिया उसकी कॉज हो सकता है। और जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव है उसकी कॉजेज में हमारे पास हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है, एमाइलोडोसिस हो सकता है। अच्छा अब हीमोक्रोमेटोसिस के साथ है दोनों किस्म की लिखी हुई है इन्होंने कार्डियोमायोपैथीज, डायलेटेड भी और रिस्ट्रिक्टिव भी। तो अब आपने जो है ना वो ये तो हमें पता चल गया है तो रिस्ट्रिक्टिव, समटाइम्स वो स्टेरियो से उल्टा कर देंगे, एमाइलोडोसिस दे देंगे। ठीक है, एमाइलोडोसिस का स्नेरियो बनाया हुआ होगा। एमाइलोडोसिस आपको पता है कितने टाइप्स का, प्राइमरी है सेकेंडरी है। अभी इसके जैसे जैसे साथ एमसीक्यूज एमाइलोडोसिस के आएंगे फिर हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बेस पे आप डिसाइड करते हो कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, ईसीजी लो वोल्टेज हो जाती है इसमें। बाकी बाय एट्रियल इनलार्जमेंट दोनों का फीचर हो सकते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव का भी और आपके पास रिस्ट्रिक्टिव का भी। अच्छा इसी तरह का एक एमसीक्यू आता है कि आपके पास जो है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। ये अगर आप में से किसी ने पास पेपर्स किए हो तो उसमें ये दिया हुआ है, यही कार्डिक कैथेटराइजेशन का इसका पॉइंट है कि इसमें आपके पास डायस्टोलिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास नॉर्मली कार्डियक कैथेटराइजेशन में होता क्या है, जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर है, नॉर्मली नॉर्मली बात पर कर रही हूँ, ठीक है, वो इक्वल होता है आपके पास लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देती हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल टू पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है क्या, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के बराबर होता है। उसका एट्रियल प्रेशर सिस्टोलिक और उसका डायस्टोलिक वेंट्रिकल का बराबर होते हैं। आप कार्डियक कैथेटराइजेशन एको भी पढ़ोगे ना उसमें देखोगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर और एट्रियल प्रेशर बराबर लिखे हुए होंगे। ठीक है, नॉर्मली यही होता है। अब आपके पास क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस का एक एमसीक्यू ये भी आ जाता है कि आपके पास क्या वो दे देते हैं एमसीक्यू में कि राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इज इक्वल, राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल टू पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। उल्टा कर देते हैं जान के, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली इसमें क्या हो जाएंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में। सिस्टोलिक प्रेशर बराबर नहीं होते, डायस्टोलिक प्रेशर बराबर होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो आपके पास अगर दिया हुआ है, उन्होंने इस तरह का कंफ्यूज करने के लिए आपको इनडायरेक्ट दे दिया है कि आपके पास जो है वो आपको पता है कि आपके पास जो है डायस्टोलिक पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज इक्वल टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपके पास क्या हो सकता है, डायस्टोलिक प्रेशर बराबर हो जाने हैं तो आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के भी बराबर हो सकता है। बेसिकली वो कहना चाह रहे होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर और राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कार्डिक कैथेटराइजेशन कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की भी आ जाती है। याद रखना है डायस्टोलिक प्रेशर बराबर होते हैं और आपके पास सिस्टोलिक प्रेशर का नहीं होता इफेक्ट इसमें कॉन्स्ट्रिक्टिव में। तो ये एक एमसीक्यू भी आता होता है कॉमनली।
जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास, 29 years ओल्ड फीमेल। अच्छा, इसकी समझ यही, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। अच्छा देखो, आपके पास डॉक्टर में दिया है, इसमें क्या होता है कि आपके पास नॉर्मली जो है ना, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, व्हाट इज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, जो कि आपके पास लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है। ठीक है, जो आपके पास लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है वो हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कहलाता है। नॉर्मली हर इंसान में जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, यानी लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर, इज इक्वल टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल कार्डियक कैथेटराइजेशन है, कि आपके पास जो है ना पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज इक्वल टू, ये मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, वेज प्रेशर इज इक्वल टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब आपके पास ये क्या होता है, नॉर्मल तो हर इंसान में भी यही है। अब कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में क्या होता है, ऐसी हार्ट की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है कि आपके पास जो डायस्टोलिक प्रेशर है ना हार्ट के अंदर, वो सारे इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में तो अब आपके पास वो क्या होगा, आपको पता है डायस्टोलिक प्रेशर वैसे भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल का नॉर्मली भी होता है, तो आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के इक्वल होता है। तो वो इनडायरेक्ट एमसीक्यू दे देते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास ये कहने की बजाय कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल टू राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर हो गया है इन कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। ठीक है, इसके बजाय वो क्या दे देते हैं कि आपके पास राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर किसके इक्वल हो गया, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के। नॉर्मली आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर और राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बराबर नहीं होते। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में डायस्टोलिक प्रेशर बराबर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, तो वो इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं आपसे कि जो आपके पास राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वो आपके पास इक्विवेलेंट हो गया है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। नॉर्मली आपके पास लेफ्ट होता है, राइट नहीं होता, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं, तो लेफ्ट तो हर हाल में आपके पास जो है वो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के बराबर रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक। तो ये इनडायरेक्ट पूछा जाता है। अब क्लियर हो गया, फोर चैम्बर्स इक्वल नहीं होते आपके पास, राइट प्रेशर इज इक्वल टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर ओनली इन कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। ठीक है, आपके पास मोस्टली हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर पूछते हैं वेंट्रिकल्स के डायस्टोलिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इस एमसीक्यू को कार्डियक कैथेटराइजेशन जिसको अच्छी पिक करनी आएगी ना, वही सारे एमसीक्यूज पिक कर लेगा कार्डियो के। अब पास मेडिसिन में बेसिकली है क्या, इसी तरह के एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम्स दिए हैं, जिसको आपको पढ़ पढ़ के पता चलना शुरू हो जाता है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन है क्या। तो एमआरसीपी 2 में तो हमें वैसे ही आते हैं, कैथेटराइजेशन हमें अलग से भी प्रिपेयर करनी होती है, तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन से, तो इस वजह से ये चीजें उधर से पढ़ के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अपने। ये मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में और कार्डियक टैम्पोनार्ड में डिफरेंस, वो आपके ग्रुप पे मैंने एक पिक्चर शेयर किया। ठीक है, अच्छा बाकी किसी ने क्या पूछा था वो भी मैं साथ साथ आपके कमेंट्स भी देखते जाऊं। कार्डियोमायोपैथीज आपके पास 3 किस्म की हैं, डायलेटेड, रेस्ट्रिक्टिव, हाइपरट्रोफिक। जो डायलेटेड है वो मोस्टली इस्कीमिया की वजह से होती है, उसमें सिस्टोलिक डिस्फंक्शन आता है। जो आपके पास हाइपरट्रोफिक है वो आपके पास ज्यादातर हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है, जिसमें हमारे पास डायस्टोलिक डिस्फंक्शन आता है। अगर आपको याद हो आईएमएम में आप ये पढ़ा करते थे कि हाइपरटेंशन के साथ डायस्टोलिक हार्ट फेलियर डेवलप होता है। ठीक है, और हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टिव है इसकी कॉजेज में मल्टीपल कॉजेज आ जाती है, माइलोडोसिस वगैरह आ जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, आगे चलते हैं। और फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास है कि 29 years ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद 1 week हिस्ट्री ऑफ जो है ना वो इंक्रीजिंग डिस्निया, ऑर्थोपनिया एंड पीएनडी। आपको पता है स्पेसिफिकली हार्ट की हिस्ट्री है, डिस्निया की कॉजेज में तो हमारे पास मल्टीपल कॉजेज वगैरह आ जाती हैं, लेकिन जो ऑर्थोपनिया एंड पीएनडी है दे आर रिलेटेड टू द हार्ट। अब आपको पता चल गया हार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, आगे चलते हैं। He has undergone a C-section 2 weeks previously. This was her first pregnancy. हमें पता चल गया कि उसका जेस्टेशनल कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। During pregnancy, she had a normal echocardiography, which was done with a short systolic murmur. For a short systolic murmur, on examination, tachycardia, S3 heart sound, and bilateral crackles up to the mid zones, raised JVP, bilateral ankle edema,
नो मर्मर अप्रिशिएटेड, व्हाट इज द डायग्नोसिस। वो बार बार मर्मर पे क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं कि इस पेशेंट को कोई पहले कोई पैथोफिजियोलॉजी, कोई इस तरह की हार्ट डिजीज नहीं है, कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज भी नहीं है, अब अचानक से शुरू हुई है। तो दैट इज पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी, जो कि आपके पास कब डेवलप होती है? विद इन द लास्ट ट्राइमेस्टर से लेके आपके पास फर्स्ट 5 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी। पेरिपार्टम से लेके पोस्टपार्टम कहलाएगी जब आफ्टर प्रेगनेंसी होगी, और फर्स्ट 5 मंथ्स तक हो सकती है। लेकिन इसके डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है कि आपके पास पेशेंट में प्रीवियसली कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बेस पे आप इसको कहोगे इस टाइम इसको पेरिपार्टम या पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो गई है। अब आप इसमें और भी ऑप्शन देख लो कि इसमें और तरह तरह के ऑप्शन दिए हुए। इडियोपैथिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, नो भाई, वो तो आपके पास नहीं होंगी इसमें। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, कोई स्टिग्मेटा, कोई चीज ऐसी नहीं बताई हुई। टकोट सोबी एक ये जो हमारे पास टकोट सोबी कार्डियोमायोपैथी आ गई, ये क्या चीज है आखिर? ये आपके पास आई हुई है। इसमें आपके पास बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास ज्यादातर ओल्डर एज फीमेल में होती है। इंटेंस इमोशंस या फिजिकल स्ट्रेस के साथ हो जाती है। पेशेंट को ऑल ऑफ द सडन चेस्ट पेन डेवलप होता है। और ईसीजी में आपके पास चेंजेस आती हैं, जैसा कि एमआई की चेंजेस, एलिवेशन वगैरह आ सकती हैं। ठीक है, तो आप जब आप इसकी एकोकार्डियोग्राफी कराते हो, आपको एको पे कुछ नहीं मिलता, कोई ब्लॉकेज नहीं मिलती, एपिकल बलूनिंग मिल सकती है। ठीक है, तो ये टिपिकल आपके पास इंटेंस इमोशन और फिजिकल स्ट्रेस के साथ होते हैं। अगर किसी ने पास मेडिसिन अभी आपने साथ करोगे ना, तो इसके अलग से एमसीक्यूज भी आएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज टुकोट सोबू कार्डियोमायोपैथी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पे। इसमें आपके पास है क्रशिंग सेंट्रल चेस्ट पेन है 4 आवर्स से, ईसीजी वाज डन, शोज टी वेव इन्वर्जंस। आपको पता है कि हमारे पास टी वेव इन्वर्जंस भी एनस्टेमी या स्टेमी का भी फीचर हो सकती हैं। तो अब हमें कार्डिक एंजाइम्स कराने होते हैं ऐसी कंडीशन में, ट्रॉप टी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अब लेकिन ये कार्डिक एंजाइम्स का आपके पास एक एमसीक्यू आ गया, इसका मतलब है वो आपसे किसी भी किस्म के कार्डिक एंजाइम्स पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ग्रुप पे एक टेबल शेयर कर रही हूँ। मैं जो शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे करती हूँ सारे साथ साथ, ताकि जो है वो बाद में यहाँ पे अक्सर जूम रिकॉर्डिंग में आपको पिक्चर तो शो नहीं हो रही होती, तो इसीलिए मैं आपको एक ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ। क्या तो आप अपने व्हाट्सएप को भी साथ साथ इन टच रखोगे। ये देखो, अब इसमें आपके पास क्या है, मायोग्लोबिन, सीपीके, सीकेएमबी, ड्रॉप टी, एएसटी, एएलडीएच। एलडीएच आपके पास, ये हमारे पास ये है कि आपके पास जो मायोग्लोबिन है 1 to 2 आवर्स में सबसे स्पीडी वो बढ़ता है। ठीक है, सीकेएम भी आपके पास 2 to 6 आवर्स में बढ़ता है। अब आपके पास जो है ना सीकेएम भी आप कराते हो री इन्फेक्शन देखने के लिए, 48 आवर्स में सेटल्ड हो जाता है ये, कि जब दोबारा 2 दिन बाद पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है, तो अगर सीकेएम भी स्टिल रेज आ रहा है तो री इन्फेक्शन हुआ इसको। ये मेरे पास जब मेरा एसआर का इंटरव्यू था तब उन्होंने ये चीज पूछी थी मुझसे। ट्रॉप टी आपके पास 4 to 6 आवर्स, 7 to 10 डेज तक बढ़ा रहता है, और ये आपके पास सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चलता है। एएसटी भी बढ़ सकता है, लेकिन ये आपके पास 12 to 24 आवर्स में। एलडीएच भी बढ़ सकता है। तो ये आपके पास बेसिकली कार्डिक एंजाइम्स, ये एक टॉपिक आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ टी वेव इन्वर्जन इन ईसीजीज। इसकी कॉज आप देखो कि हाइपरग्लाइसीमिया के साथ टी वेव इन्वर्जन नहीं होती। अब इसका मतलब है वो चाह रहे हैं कि टी वेव इन्वर्जन की कॉज, ये मैं आपको जैसे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ इनको आप अपने नोट्स में लिखते जाया करो या बुक पे लिखते जाया करो। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है, इन्वर्टेड टी वेव्स आपके पास एमआई में आ सकती हैं, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में आ सकती हैं, सब अरेक्नोइड हेमरेज में आ सकती हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आ सकती हैं, ब्रूगार्डा में आ सकती हैं। बच्चों में नॉर्मल वेरिएंट भी हो सकता है टी वेव इन्वर्जन। ब्लैक पीपल अफ्रीकन में टी वेव इन्वर्जन नॉर्मली आ सकती है। ठीक है, ये आपके पास कॉजेज हैं टी वेव इन्वर्जन की। ये मैंने जैसे बोला है, आप अपने नोट्स में शामिल करते जाओ इसको। अच्छा, किसी ने पूछा है, डॉक्टर जैन पूछे, एंजियोग्राफी में आपको एपिकल बलूनिंग मिल सकती है और कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल आ जाएगी एंजियोग्राफी। तो कोर्ट सोबो में। अच्छा, 8 एमसीक्यू हमारे पास नेक्स्ट है। 50 years old patient complained of exertional shortness of breath, bilateral pedal edema, recurrent palpitations। अब आपको पता चल गया exertional shortness of breath है, pedal edema भी है, palpitations भी है, हार्ट की सारी है हिस्ट्री। ईसीजी पे साइनस रिदम, पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल। व्हाट इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट? अब आपको पता चल गया स्वेलिंग डेवलप हुई है, इसका मतलब है हार्ट फेलियर हो गया डेवलप। अब ये वाला जो हार्ट फेलियर है आपके पास, ये क्या है? ये आपके पास क्रॉनिक हार्ट फेलियर है। हमेशा एमसीक्यू में देखा करो एक्यूट है या क्रॉनिक है। जो आपके पास एक्यूट है वो डीकम्पनसेशन के साथ अगर प्रेजेंट किया ना, उसमें आपको बीटा ब्लॉकर्स वगैरह नहीं देने होते। ये अगर आपने पास मेडिसिन में एमसीक्यूज किए हो, ऑल ऑफ द सडन उसको फ्लेयर हो गया हार्ट फेलियर का,
बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, सिर्फ डायूरेटिक देते हो। लेकिन क्रॉनिक हार्ट फेलियर का जो एडीए और एएचए गाइडलाइंस हमारे पास जो हमारे पास एएचए गाइडलाइंस और ईसीएस गाइडलाइंस है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप फ्रोसामाइड, रैमिप्रिल, बिसोप्रोलोल, इनका मोर्टालिटी बेनिफिट है। इवन कि अब उन्होंने एसडीएल2 भी डाल दी है, अगर आपने लेटेस्ट पढ़ी हो ना, तो आपके पास एसडीएल2 का भी मोर्टालिटी बेनिफिट इन चारों का दे दिया है। फिर इसके बावजूद अगर आप ये नहीं दे सकते तो फिर आर्नी वगैरह पे आप जाते हो। ठीक है। और अब तो इवन कि उन्होंने सेकंड लाइन में पोटाशियम बाइंडर्स, पूफा, इनको भी ऐड कर दिया, वर्सिक्वेट, ये आपके पास है। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, इसमें आपने बीटा ब्लॉकर्स भी देने होंगे, एस इनहिबिटर्स भी, और डायूरेटिक भी। क्रॉनिक हार्ट फेलियर है ये। हमेशा एमसीक्यू में देखा करो एक्यूट है या क्रॉनिक है। नेक्स्ट हमारे पास है टी वेव इन्वर्जन की मैं कॉजेज आपको बताइए। एमआई, रिपीट कर रही हूँ, प्लीज इनको आप अपने पास ना साथ साथ नोट करते जाया करो। एमआई हो गया, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई, सबअरेक्नोइड हैमरेज हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ब्रुगाडा सिंड्रोम भी हो सकता है, उसके साथ भी टीवेव इन्वर्जन, नॉर्मल नॉर्मल वेरिएंट इन पीडियाट्रिक पेशेंट, और बाकी जो है ना ब्लैक पीपल में भी नॉर्मल वेरिएंट हो सकती है। ये कॉजेज है। नाइन्थ हमारे पास है, यंग बॉय है, स्क्वेट्स कर रहा है वाइल प्लेइंग, उसे स्क्वेटिंग करना पड़ता है। ये आप हिस्ट्री में भी पूछते हो, जब आप लॉन्ग किस कर रहे होते हैं ना, हॉकम को जब आपने रूल आउट करना होता है, तो ये बच्चे ना स्क्वेटिंग करके बैठते हैं, तो ताकि इनको इनका अटैक बेहतर हो जाता है। हॉकम के पास आपको पता है इजेक्शन सिस्टोलिक मेंबर आता है। तो बेसिकली इसमें कोई सच नहीं है कोई कि आपके पास क्या होगा, बस आपको पता होना चाहिए हॉकम का मर्मर भी इजेक्शन सिस्टोलिक होता है, एएस का भी। आप डिफरेंशिएट ही इस बेस पे करते हो। ठीक है, किस बेस पे कि आपके पास जो वेलसल्वा पे है, हॉकम का मर्मर लाउडर हो जाता है, और आपके पास जो है ना वो एएस का मर्मर सॉफ्टर हो जाता है। अब होता क्यों है, लाउडर क्यों हो जाता है? वेलसल्वा पे आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है ना वीनस रिटर्न कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाती है। जैसे फ्लो बढ़ता है ना हॉकम में, तो ऑब्स्ट्रक्शन खुलती है, फ्लो के साथ वो गुजरता है, ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाती है। तो स्क्वेटिंग और हैंड ग्रिप पे आपके पास फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके पास जो है ना वो हॉकम का मर्मर बेहतर हो जाता है। तो ये एएस और हॉकम के मर्मर को डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली हमारे पास ये मैन्यूवर्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 10th एमसीक्यू है। हाँ, काइंडली आप लोग चैट बॉक्स में भी लिखते जाया करो। मदीहा ने लिखा, वेरी गुड, दैट्स गुड। और इसको अगर कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिखना चाहे तो लिख दे, ताकि बाकी जो नहीं सुन पा रहे वो उसको नोट डाउन कर ले, जिनसे नोट डाउन नहीं हुआ। अच्छा, अब हमारे पास है कि 10th एमसीक्यू है कि 54 years old फीमेल collapsed suddenly in emergency, he became pulseless। ठीक है। अब जो है बिल्कुल, अगर आप अपने एमसीक्यू बीच में डिस्कस करना चाहते हो तो बताया करो लिख के ना, मैं उसको भी हम डिस्कस कर लिया करेंगे अगर आपको कोई रिकॉल होता है एमसीक्यू। अच्छा, 54 years old male suddenly collapsed in ER, he became pulseless, ECG shows VT, what should be the next done? अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए बेसिकली होता क्या है। आपके पास जो है ना आ, आ, इसमें हमारे पास जो है ना शॉक के साथ आया हुआ है पेशेंट, और पल्सलेस VT है। दो किस्म के रिदम्स जो है हमारे पास वो शॉकेबल रिदम्स है। वन इज पल्सलेस बीटी, और दूसरा है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हमेशा याद रखना है कि ये हमारे पास शॉकेबल रिदम है। बीटी विद पल्स जो है ना वो हमारे पास शॉकेबल रिदम नहीं है। पल्स के साथ बीटी आ रहा है तो ये शॉकेबल रिदम नहीं है। लेकिन पल्सलेस बीटी और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दोबारा बार बार बता रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस बीटी जो आपके पास क्या है, शॉकेबल रिदम है। ठीक है। जो शॉकेबल रिदम है ना, आपने इनमें क्या करना होता है, डिफिब्रिलेशन करनी होती है। डिफिब्रिलेशन क्या है? अनसिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। डिफिब्रिलेशन के नाम से जाहिर हो रहा है। आप ईआर में भी करते हो, इन दोनों को रिदम्स को देखते हो तो आप फौरी फौरी इसको डिफिब्रिलेट कर देते हो पेशेंट को। बाज लोग इसको डिफिब्रिलेशन को कंफ्यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन से। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिफिब्रिलेशन। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन होती क्या है, ये आपके पास, ये हमारे पास जो है वो सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन है। कि आपने किसी भी एरिथमिया में, चाहे वो शॉकेबल है चाहे नॉन शॉकेबल है, इस टाइम वो पेशेंट शॉक में चला गया है। लाइक शॉक का क्या मतलब है, बीपी उसका 90-60 से कम हो गया, या हार्ट फेलियर में चला गया। ठीक है। या वो कंफ्यूजन में चला गया, उसका सीएनएस इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो इन कंडीशन में आपने क्या करना है, कोई भी एरिथमिया जो कि इस कंडीशन के साथ प्रेजेंट करता है उसमें आपने इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करनी है, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। बाज लोग इसको डिफिब्रिलेशन से मिक्स करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर,
डिफिब्रिलेशन इज सेपरेट थिंग, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन इज डिफरेंट थिंग। डिफिब्रिलेशन सिर्फ आपने शॉकेबल रिदम में करना होता है, जो कि हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, पल्सलेस वीटी और वीफिब। स्टार्ट कैसे करते हो वीटी में? आप 300 to 360 जाउल से स्टार्ट करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन और इसकी इस चीज की समझ आ गई है सबको? ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आपके पास जो है ना ये जो मेफ वाला ग्रुप है, इसमें आपने नहीं कमेंट करना, आपका अलग से रिटर्न का ग्रुप बना हुआ है। मैंने आप देख रहे हैं वो सब मैसेज कर रहे हैं उसमें। उसमें वो बेसिकली कोर्स अपडेट के लिए है। अब आपका जो रिटर्न वाला अलग से बना हुआ है ना ग्रुप, उसी में सारी चीज डिस्कस होगी। वो अलग जो रजिस्टर्ड है कैंडिडेट। अच्छा, इसमें आपके पास उसको आप चाहे पिन कर लो अपने उस वाले ग्रुप को, एफसीपीएस रिटर्न बैच 2, उसको पिन कर लो। नेक्स्ट हमारे पास अब आपको मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, 11th एमसीक्यू पे हमारे पास है। हमारे पास फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन एमाइड्रोन डज इन वीटी एंड वीफिब। बिल्कुल आपके पास, आपने इसमें जब वी फिब्रिलेशन में तो आपने करनी नहीं है ना, आपके पास ये तो शॉकेबल रिदम है। एमाइड्रोन को नहीं करनी है इसमें यूज, इसमें तो आपने सीधा सीधा वो यूज शॉक देना, डिफिब्रिलेशन करनी है। वीटी में अब आपके पास पल्स के साथ बीटी है तो केमिकली कार्डियोवर्ट कर दो, विदाउट एनी साइंस ऑफ शॉक, हार्ट फेलियर, कंफ्यूजन। अगर नहीं है तो फिर आप उसे इलेक्ट्रिकली कार्डियोवर्ट करो। अगर उसमें पल्सलेस बीटी है तो फिर आप उसमें शॉक दो, दैट इज डिफिब्रिलेशन। तो ये चीजें डिफरेंस है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स मैम की एक आगे एमसीक्यू था। फर्दर। हाँ जी। मैम एक एमसीक्यू था इसी अटेम्प्ट में कि उसको पेशेंट पल्सलेस वीटी के साथ था, उसको शॉक किया और उसको ट्वाइस शॉक किया और वो रिकवर नहीं हुआ, तो उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो उसमें ये लिखा हुआ था कि कंटिन्यू सीपीआर, या उसमें अमाइडारोन की डोज थी 150 या अमाइडारोन 300, या उसमें जो है वो रिपीट शॉक। तो ये हम इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे? थैंक यू। आपने सेकंड उसमें मैं आपको फिर भी ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है ना एसीएलएस की, उसके मुताबिक पढ़ के बताऊंगी। इस टाइम मुझे जो याद पड़ रहा है कि इसके साथ हम जो है ना शॉक इन्होंने लिखा हुआ था तो 3 शॉक दे दो आप, या फिर ऐसा लिखा हुआ था कि एमाइड्रोन की डोज रिपीट करो। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट है, लेकिन मैं मजीद इसको कंफर्म करके ना एसीएलएस गाइडलाइंस आपको भेजूंगी। उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने इसके फॉर इमीडिएट स्टेप क्या है, तो मैं उसको आपको इसके बाद शेयर करूंगी इसको। ठीक है, इन दोनों में मुझे अभी याद नहीं आ रहा सही से रिकॉल, तो मैं आपको वो शेयर करूंगी। अच्छा, 11th हमारे पास जो है ना वो 25 years ओल्ड मेल हु इज ए, हाँ जी, मैं ये डॉक्टर नाजिया क्लास के बाद फिर आपको ना कल या सुबह में शेयर करती हूँ। क्योंकि 3 consecutive शॉक तो आपने तब देने थे जब आपके पास जो है ना, जब आप सीपीआर कर रहे होते हो। ठीक है, जब आपने तब, और देने भी तब है जब आपने कार्डिक मॉनिटरिंग की है पेशेंट की। लाइक पेशेंट कार्डिक मॉनिटर पे था और आपने देखा कि उसको इस टाइम जो है ना पेशेंट रिकॉर्डेड उसका जो है ना वो कार्डिक अरेस्ट में गया है। तो ये डिफरेंट है, और एरिथमिया का डिफरेंट है। तो मैं आपको ईसीएलएस से कंफर्म कर दूंगी कि इसमें सेकंड स्टेप, इमीडिएट स्टेप क्या है। 11th हमारे पास है कि 25 years old male who is a known case of who is a known cocaine addict presented with central crushing chest pain। अब आपको पता है कि कोकेन के साथ आपके पास होता है ये चीज जो है ना वो, इसके साथ आपके पास हार्ट जो है वो हो सकता है हार्ट अटैक। इसमें आपने जो है ना फिर देखा है कि उसमें 3 hours ड्यूरेशन आफ्टर यूजिंग कोकेन, 4 hours बैक। ईसीजी में एसटी एलिवेशन भी आ गई, बीपी उसका 180 110 है, विद पल्स उसका 132। अब आपको पता होना चाहिए कोकेन में आपने अपने करना क्या होता है, फौरी पीसीआई कराना होता है। ठीक है, अगर पीसीआई नहीं है तो आप इसमें जो है ना प्लेटलेट एक्टिवेशन या एक्यूट आर्टेरियल ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है, फिर आप फर्दर जो है ना थ्रोम्बोलिसिस वगैरह कर सकते हो। लेकिन थ्रोम्बोलिसिस इसमें हम ध्यान से कहते हैं देते हैं क्योंकि कोकेन के साथ डायसेक्शन होने का चांस भी होता है। आपको केन में हम बीटा ब्लॉकर नहीं देते, क्योंकि आप बीटा ब्लॉकर दोगे ना तो इसमें वेजोस्पैज्म वर्सन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अनअपोज्ड अल्फा ब्लॉकेज, अनअपोज्ड जो है ना अल्फा स्टिमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वेजोस्पैज्म हो जाएगा। इसमें आपने एस्पिरिन नाइट्रेट्स देना है और हेपरिन, अगर कोई एसटी एलिवेशन नहीं है। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन और ईसीजी इसमें, बट द पेशेंट हैज, इसमें इस टाइम क्या है, चेस्ट पेन भी है, ईसीजी चेंजेस भी हैं अदर देन स्टेमी। तो कार्डिक, अगर कोई कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो हम डायजेपाम इसमें देंगे। नाइट्रेट्स आपने तब देने हैं जबकि पेशेंट को आइसोलेटेड ब्लड प्रेशर रेज्ड है उसका, और इसमें आपने जो है ना वो कोई ईसीजी चेंजेस नहीं आ रही। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये कोकेन, बेसिकली कोकेन टॉक्सिसिटी है इसका। अच्छा टॉपिक जब हम फार्मा में भी देखेंगे, फार्मा में भी आता है, इसमें आपने डिपेंड करता है कि खाली हाइपरटेंशन के साथ आया है या इस टाइम पेशेंट को जो है ना वो एमआई वाले फीचर्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है। पीसीआई इसमें इमीडिएट है। नाइट्रेट्स आपने तब देने हैं जो कि सिर्फ आइसोलेटेड हाइपरटेंशन है, लेकिन जब इस टाइम ईसीजी चेंजेस आ गई तो आपको देना पड़ेगा बाकी चीजें भी। अच्छा 12 हमारे पास जो है ना इसमें आप पेशेंट इज ऑन वार्फरिन थेरेपी फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन विद आईएनआर आपके पास 2.2, नीड्स एंडोस्कोपी फॉर अ सस्पिशन ऑफ सिलिक डिजीज, व्हाट शुड बी डन फॉर वार्फरिन। अच्छा आपने याद रखना है कि वार्फरिन की डोज एडजस्टमेंट पूछी जाती है आपके पास, एक तो इसके साथ पूछी जाती है कि आपके इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, आईएनआर डिरेंज हो गया है, तब क्या करना है। एक आपसे पूछा जाता है प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग। ये सीपीएसपी का भी फेवरेट क्वेश्चन है और एमआरसीपी कैंडिडेट्स का भी, के लिए भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। अब आपने इसमें करना क्या होता है, आपने देखना होता है कि वेदर आप जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो वो लो रिस्क प्रोसीजर है या हाई रिस्क प्रोसीजर है। लो रिस्क प्रोसीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, जैसा कि आपके पास क्या है, आपने जो है ना वो बायोप्सी करनी है, ईआरसीपी करनी है, लेकिन उसमें कोई मैन्यूवर नहीं है, लाइक स्फिंक्ट्रोटमी नहीं है, विदाउट स्फिंक्ट्रोटमी है, या स्टंटिंग करनी है सिंपल, या डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ईयूएस इसको कहते हैं, इंटेरोस्कोपी हो गया, बेरेट्स एब्लेशन थेरेपी, ये सारे लो रिस्क प्रोसीजर है। हाई रिस्क प्रोसीजर में आपके पास इंटरवेंशंस हैं जिनमें पॉलीपेक्टमी हो गया, स्फिंक्ट्रोटमी हो गया, वेरिसिस ट्रीटमेंट भी हाई रिस्क प्रोसीजर में आता है। एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन हो गया आपके पास, पैग इंसर्शन हो गई, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड विद एफएनएसी बायोप्सी का पीस भी ले रहे हो आप साथ। ठीक है। खाली डायग्नोस्टिक कर रहे हो, सिर्फ देखने के लिए कर रहे हो, तो फिर तो आप उसे लो रिस्क में करोगे। लेकिन इसमें आप जब इंटरवेंशन कर रहे हो, कोई लाइक पीस भी ले रहे हो कोई बायोप्सी का एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के साथ, तो वो हाई रिस्क है। अब जब आपको पता होगा कि लो रिस्क प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो या हाई रिस्क, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट ड्रग्स के आपने देखने हैं। एस्पिरिन में आपने लो रिस्क प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं करना, इवन के हाई रिस्क प्रोसीजर में भी कोई चेंज नहीं करना। लेकिन आपने जब जो क्लोपिडोग्रा P2Y12 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, लो रिस्क में उसमें कोई चेंज नहीं करना। हाई रिस्क प्रोसीजर्स अगर उसमें कर रहे हो और उसमें लो थ्रोम्बोटिक रिस्क है, अब आप सोचोगे लो थ्रोम्बोटिक रिस्क क्या होता है और हाई थ्रोम्बोटिक रिस्क, ये तो अलहदा हट के बात हो गई है। इसके लिए मैं आपको एक टेबल शेयर करूंगी अल मगरबी से, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि लो थ्रोम्बोटिक रिस्क कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास 3 महीने से ज्यादा हो गया, स्टंट डले हुए, इस तरह की चीजें हैं। तो मैं आपको टेबल शेयर करूंगी जिसमें उन्होंने वो पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। अगर लो थ्रोम्बोटिक रिस्क है, यानी उसमें आप किसी भी सूरत में जो है ना क्लोपिडोग्रल जो है वो स्टॉप करा दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हाई थ्रोम्बोटिक स्टेट्स हैं, जैसा कि पेशेंट को इस टाइम एक्टिव क्लॉट पड़ा हुआ है, तो उसमें आप प्रोसीजर डेफर कर दोगे, लेकिन क्लोपिडोग्रल को स्टॉप नहीं करोगे। तो अब आपको इन्होंने इसमें इस सेफ्रॉन में इधर जो है ना हाई रिस्क प्रोसीजर्स में उन्होंने लो थ्रोम्बोटिक स्टेट और हाई थ्रोम्बोटिक स्टेट्स नहीं मेंशन की। इसको मैं आपके ग्रुप में क्लास के बाद शेयर करती हूँ कि कौन से आपके पास लो थ्रोम्बोटिक है, अलग से क्लासेस है इसकी। वॉर्फिन में लो रिस्क प्रोसीजर्स में आपने देखना कोई चेंज नहीं करना, और हाई रिस्क प्रोसीजर्स में लो थ्रोम्बोटिक स्टेट है तो आपने 3 to 7 days बिफोर प्रोसीजर बंद कर देना और इंश्योर करना है आईएनआर लेस देन 1.5 हो। हाई थ्रोम्बोटिक में आपको पता है कि अगर स्टॉप की तो मसला बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा उधर, तो आपने क्या करना है, उसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के साथ ब्रिज करना है। अब डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी का आपने देखा है बहुत ज्यादा रूल आ रहा है, इवन के हार्ट वालों में भी अप टू डेट ने इसको डालना शुरू कर दिया है। तो आपने डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट्स को क्या करना है, 12 आवर्स बिफोर प्रोसीजर स्टॉप करना है, और जो आपके पास हाई रिस्क प्रोसीजर्स है उन्हें 48 आवर्स बिफोर प्रोसीजर। ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये विजडम ने बहुत बार रिपीट किया है और इसको डिफरेंट वेज से रिपीट किया है, प्रोसीजर चेंज चेंज करके किया है। तो इसमें आप किसी एक भी प्रोसीजर को मिस नहीं कर सकते, रट्टा सबको लगाना है कि कौन से लो रिस्क है कौन से हाई रिस्क है। 13 MCQ हमारे पास है। 21 years old boy with 2 months history of fever has a pansystolic murmur at mitral area। ठीक है, जब भी आपके पास मरमर आता है ना और फीवर के साथ पेशेंट आता है, फौरी फौरी आपके जहन में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आता है। तो अभी जब पूछ रहे हैं नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है, अब आपको जो जो आपके पास ट्रांसथोरेसिक एको है, वो लेस देन 2 मिलीमीटर जो वेजिटेशन होती है उनको नहीं देख सकती। ठीक है। जब आपके पास हाई सस्पिशन है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, तो आपको क्या देखना है, फिर आप ट्रांस एसोफेजियल देखो।
ठीक है। ट्रांसएसोफेजियल में आपके पास डेफिनेट मिल जाती हैं, 2 <2 मिलीमीटर वेजिटेशन भी नजर आ जाती हैं। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सॉरी, मैं आगे करना भूल जाती हूँ इसको, मैंने बुक से पढ़ रही थी। अच्छा, 14 हमारे पास है पेशेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ palpitations एंड एप्रीहेंशन इन इमरजेंसी। वीटी हो गया उसको, रेट उसका 190 पर मिनट, विद अ ब्लड प्रेशर ऑफ 85/60। अब देखो इसमें पल्पेबल पल्स है लेकिन पेशेंट शॉक में है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिब्रिलेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पल्स तो आ रही है आपके पास। पल्सलेस बीटी इज बेसिकली शॉकेबल रिदम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे पेशेंट जो है वो इरिथमिया में है, शॉकेबल रिदम में नहीं है। पल्स्ड वीटी है लेकिन शॉक के साथ है। तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिकली कार्डियोवर्ट करोगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अब सबको डिफरेंस समझ आ गया होगा इस एमसीक्यू के बाद। 15 एमसीक्यू हमारे पास है पेशेंट विद बायलैटरल पीडल एडिमा इज ऑन मैनी मेडिकेशंस फॉर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। ईसीजी चेस्ट एक्सरे नॉर्मल, विच ड्रग कैन कॉज द प्रॉब्लम। ठीक है, आपको पता है कि एंकल एडिमा आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का फीचर है एमलॉडिपिन। आप इसको देने से पहले पूछते भी हो कि टांगों पे वर्म तो नहीं हो रही आपके ईआर में भी। नेक्स्ट हमारे पास है 16। 16 में है 45 years old patient with sudden onset of chest pain. Angiography was done which showed 85% of the stenosis of proximal LAD. What is the best treatment? अब आपने याद रखना है कि there is an indication of cabbage या फिर आपके पास स्टंट इंडिकेशन है। आपको पता है कैबेज की दो ही इंडिकेशन है, जिसमें आपके पास ट्रिपल वेसल डिजीज का आ जाना या लेफ्ट मेन स्टैम का वेसल डिजीज आ जाना। अगर इसमें से कोई कैबेज की इंडिकेशन नहीं होती तो आप पहले स्टंट डालते हो। स्टंट हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स के हैं, बियर मेटल स्टंट भी है, ड्रग इल्यूटिंग स्टंट भी है। तो जब आपको पता है कि हमारे पास ड्रग इल्यूटिंग स्टंट है, इनका ज्यादा अच्छा इफेक्ट है। क्यों ज्यादा इफेक्ट है? अच्छा, कि आपके पास ना ड्रग स्टंट डालने के बाद जो है ना, आपके पास अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप नहीं दे सकते, ऑल्टरनेटिव आप एस इनहिबिटर्स दे सकते हो, एआरबीज दे सकते हो। अच्छा, अब आपको पता चलना चाहिए कि स्टंट में क्या होता है। स्टंट डाला है, आपके पास पेशेंट आ गया है दोबारा वापस। ठीक है, आपने देखा ईसीजी में चेंजेस आ रही हैं उसकी, तो आप क्या सोचोगे क्या हो गया इसको? थ्रोम्बोसिस हो गया है, दोबारा से स्टंट थ्रोम्बोसिस हो गया। तो ड्रग इलिटिंग स्टंट आप इसलिए डालते हो कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस बच सके। ठीक है, तो वो इसलिए प्रेफरेबल होता है। तो आपके पास जो अक्सर एमसीक्यूज पास मेडिसिन में आप करोगे कि उसमें ड्रग स्टंट डाला है और दोबारा से ईसीजी में चेंजेस आ गई हैं उसी लीड में, तो क्या आप सस्पेक्ट करोगे स्टंट थ्रोम्बोसिस हो गया? विद इन 1 मंथ हो जाता है, लेस कॉमन है लेकिन हो सकता है। विद इन 1 मंथ होगा तो स्टंट थ्रोम्बोसिस होगा और पेशेंट दोबारा एमआई के तौर पे प्रेजेंट करेगा सेम इस्कीमिया वाले फीचर्स के साथ। लेकिन अगर 3 to 6 months में प्रेजेंट किया है, ठीक है, और एंजाइनल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया है, तो ये रीस्टिनोसिस होगा। ठीक है, ये रीस्टिनोसिस किन पेशेंट में ज्यादा कॉमन है? जिनमें रीनल फेलियर है पहले, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट है। तो स्टंट थ्रोम्बोसिस और स्टंट रीस्टिनोसिस कॉम्प्लिकेशन होता है ड्रग ये स्टंट डालने की। ठीक है, किसी भी पेशेंट में स्टंट डला है तो आपके पास ये पेशेंट आ सकता है। अब पास मेडिसिन वालों ने क्या किया हुआ है, एमसीक्यूज बनाए हुए हैं कि उन्होंने पेशेंट के एंजाइनल सिम्टम्स बनाए हुए हैं, स्टंट डाला था 3 to 6 months में आया है, तो रीस्टिनोसिस के सिनेरियो बनाए हुए हैं उन्होंने, और रिस्क फैक्टर दिए हुए होते हैं डायबिटीज वगैरह। जो उन्होंने बनाए हुए थ्रोम्बोसिस वाले सिनेरियो वो विद इन 1 मंथ बनाए हुए हैं, और उसमें कंप्लीट एमआई के साथ आ रहा है पेशेंट दोबारा उसी वेसल का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 17 एमसीक्यू है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, रेडियो रेडियल एंड रेडियो फेमोरल डिले ऑन एग्जामिनेशन। मेरा ख्याल है ये तो सबको पता है कि आपके पास कोआर्टिशन ऑफ एओर्टा है ये। अगर वो सबक्लेवियन आर्टरी के ओरिजिन के बाद होगा तो रेडियो फेमोरल डिले आएगा, अगर उससे पहले हो जाएगा तो रेडियो रेडियल डिले। क्योंकि आपके पास क्या है उसमें, आपके पास उसमें मैंने आपको बताया सबक्लेवियन अपर लिम्स को सप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज वी वेव इन जेवीपी अकर्स इन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास आ गई है जेवीपी। आज हम एमसीक्यूज 20 करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल थे, तो मुझे आपको जेवीपी भी पढ़ानी है। मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ जेवीपी की एक पिक्चर, और मैं इधर आपको फिर जेवीपी एक्सप्लेन करने लगी हूँ व्हाट इज जेवीपी, कैसे इसकी वेव्स बनती हैं। एक सेकंड, मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप वाले पे।
मैम इसमें ड्रग इल्यूसिटिंग स्टंट और नॉन ड्रग इल्यूसिटिंग स्टंट, इसमें से थ्रोम्बोसिस के रिस्क इसमें ज्यादा है और स्टीनोसिस के रिस्क आपके पास रीस्टिनोसिस के रिस्क को कम करता है ड्रग इल्यूटिंग। थ्रोम्बोसिस नहीं, रीस्टिनोसिस के रिस्क को कम करता है। रीस्टिनोसिस आपके पास 3 to 6 months में होता है। सही। अच्छा, इसमें हमारे पास देखो, मैंने आपको पिक्चर शेयर किया, अब मैं आपको जेवीपी पढ़ाने लगी हूँ। जेवीपी की क्या होता है? जेवीपी बेसिकली आपके पास क्या होता है कि इसमें आपके पास वेव्स बनती है ACXVY। अब देखो, जो ए वेव बनती है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से बनती है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ए वेव बनती है। सी को सी के निमोनिक से याद करो, सी से क्लोयर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। सी से क्लोयर बनता है वर्ड। देखो, इसे सी वेव को उन्होंने हाईलाइट करके लिखा हुआ नीचे, क्लोयर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। जब ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा तो आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टली स्टार्ट हो जाएगी ना। तो आपके पास इसमें क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है ना वो आपके पास जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टली स्टार्ट होगी और सी वेव क्लोयर होगा, क्लोयर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यानी आपके पास वेंट्रिकल सिस्टली में जा रहे हैं। वी आगे, वी से याद रखो, वी से वीनस रिटर्न। तो वी वेव आपके पास बनेगी जब एट्रिया फिल हो रहे होंगे, वीनस रिटर्न आ रहा होगा, तो ये वी वेव होती है। ठीक है, अब एक्स डिसेंट क्या बनता है? वेंट्रिकुलर सिस्टली के दौरान जो आपके पास सी यानी सी क्लोज हुआ तो ट्राइकस्पिड वाल्व वेंट्रिकुलर सिस्टली में गया हार्ट। अब वेंट्रिकुलर सिस्टली के दौरान ही एट्रिया का प्रेशर आपके पास जो है ना वो फॉल करता है। ये एक्स से नजर आता है आपको, एक्स डिसेंट से। वाई डिसेंट क्या होता है? ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी अब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में दोबारा आपके पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास निमोनिक के साथ होता है ACVY वेव्स जो बन रही हैं। अब आपके पास होता क्या है? अब समटाइम्स वो कह देते हैं आपके पास जो है ना नॉन पल्सटाइल जेवीपी आ रही है, उसमें ये वेव्स ही नहीं बन रही। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है टॉक्स में जब आप करोगे, या फिर नॉन, इसमें भी पास मेडिसिन में भी आए हुए MCQ। जेवीपी नॉन पल्सटाइल है, क्यों हो गई है वो नॉन पल्सटाइल? सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, अब सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जिसकी वजह से जेवीपी में जो जुगुलर वीनस प्रेशर है उसमें वेव्स ही नहीं बन पाएंगी, नॉन पल्सटाइल जेवीपी होगी। समटाइम्स वो कहते हैं कि स्मॉल साइन आ जाता है इसमें। जेवीपी आपके पास इंस्टेड ऑफ आपके पास क्या होता है, जब इंस्पायरेशन में फ्लो जाता है हार्ट की तरफ ज्यादा होता है, तो आपके पास इंस्पायरेशन में वो राइज करती है इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउन। ये कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस का फीचर होता है। अब हमारे पास क्या होता है, जो ए वेव होती है, ए वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात की। अब ऐसी चीज जो आगे से स्टिनोज्ड हो गई है, जैसा कि ट्राइकस्पिड हो गया, हमारे पास पल्मोनरी स्टिनोसिस हो गई, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसमें क्या होगा, एट्रिया में प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, आगे उसमें प्रेशर शिफ्ट होने के लिए, ब्लड शिफ्ट होने के लिए है ही नहीं जगह, तो आपके पास ए वेव्स लार्ज हो जाएंगी। अब लेकिन क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो एट्रिया के फाइबर्स है ना वो इंडिपेंडेंटली हर फाइबर अलग अलग बीट करता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से ए वेव्स आएंगी ही नहीं। ठीक है, तो उसमें आपके पास ए वेव्स एब्सेंट हो जाएंगी एट्रियल फिब्रिलेशन में, क्योंकि एट्रिया इंडिपेंडेंटली हर फाइबर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो ए वेव बना ही नहीं पा रहा। अब आपके पास होती है कैनन ए वेव्स। अब कैनन ए वेव्स की मैं पिक्चर आपके ग्रुप पे एक और शेयर कर रही हूँ साथ आपके। कैनन ए वेव्स क्या होती हैं? ये हमारे पास एट्रिया जब ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है उसके अगेंस्ट जब जो है ना वो हो रहा है, तो इसमें बहुत लार्ज वेव्स बनती हैं जिनको हम कैनन वेव्स करते हैं। ये बेसिकली डिसोसिएशन हो जाती है एट्रिया और वेंट्रिकल्स की। इस डिसोसिएशन की वजह से कैनन वेव्स बनती हैं। अब किन किन चीज में डिसोसिएशन हो सकती है आपको पता है? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आपके पास होता है। ठीक है, तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आपके पास क्या कौन सी कैनन वेव्स बनेगी? इररेगुलर किस्म की। जो वीटी है उसमें आपके पास एट्रिया और वेंट्रिकल्स की थोड़ी बहुत कंडक्शन जो है ना बराबर हो रही होती है, तो आपके पास रेगुलर कैनन वेव्स बनती हैं। ठीक है, एवीएनआरटी में आपके पास रेगुलर बनती है। एवीएनआरटी एसपीटी की एक फॉर्म है। ठीक है, वीटी और एवीएनआरटी में आपके पास रेगुलर, इरेगुलर कैनन वेव्स कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया। अब वो आपसे पूछ लेते हैं आपके पास, अब हम देख रहे हैं कि वी वेव क्या है, वीनस रिटर्न की वजह से है। अब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में क्या होता है? क्या आपके पास एक तो वीनस रिटर्न वैसे ही आ रहा है वी वेव की वजह से, अब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में दोबारा एट्रिया की तरफ बैक प्रेशर की बैक उसमें फ्लो जा रहा है, तो वीनस रिटर्न और मजीद बढ़े जा रहा है, तो वी वेव क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है कि ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ आपके पास वी वेव बढ़ी हुई आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास इसीलिए उन्होंने कहा है कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में लार्ज वी वेव आएंगी,
जेवीपी समझ आ गई है सबको? और इसके सिनेरियोस डिफरेंट किस्म के भी आ जाएं तो आप पिक कर सकते हो। 19 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ कार्डियोमायोपैथीज। आप सबसे पहले एको कराते हो, एको से मॉनिटरिंग करते हो इसकी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बस एक आसान से एमसीक्यू है। 20 पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमर विद इंक्रीज इन लेंथ एंड इंटेंसिटी विद वेल्सल्वा मैन्यूवर। अभी हमने पढ़ा, रेपिटेशन है, इजेक्शन सिस्टोलिक मैमर ऑफ हॉकम। वेल्सल्वा से बढ़ता है, स्क्वेटिंग से बेहतर होता है। ठीक है, यहाँ तक आज हमने एमसीक्यू करने थे। ये टॉपिक हमारे पास थोड़े डिफिकल्ट थे, तो कल हम 30 एमसीक्यूज मजीद निकालेंगे। इन 5 डेज में हमने अपनी कार्डियो खत्म करनी है। हाँ, नेक्स्ट पेज में दिखा दूं आपको कि हमने पढ़ा है इजेक्शन सिस्टोलिक मैमर ऑफ हॉकम आ रहा है, वेल्सल्वा पे जो बढ़ रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग्स मैं आपको आपके ग्रुप पे शेयर करूंगी, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपके ग्रुप पे आएगी। ठीक है, कि जब मुझे जो है ना वो सारे कहते हैं कि इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग में नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि अब इतने माशाल्लाह आप लोग सारे 70+ हो, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है कि सबके मैसेज को इस तरह से रिस्पॉन्स करूँ कि मैं इंडिविजुअल शेयर करूँ। तो आप लोग अपने ग्रुप पे जरूर सर्च करते रहो। ये FCPS रिटन बैच 2 ग्रुप आपका एक्टिव ग्रुप है, उसमें हर आपके पास हर मटेरियल शेयर होगा, उसी में सर्च करना है। और मैं रिकॉर्डिंग लिख के भेजूंगी कार्डियो 1। ठीक है, क्योंकि हमने 5 रिकॉर्डिंग्स हमारे पास कार्डियो की होगी। तो आप कार्डियो 1 करके जब आप आगे भी निकल गए और दोबारा भी सुनना चाहते हो आपका एग्जाम से पहले, तो फिर आप कार्डियो 1 करके सर्च कर दो, तो आपके पास फर्स्ट 20 एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है, उसी ग्रुप में आपके पास सारा मटेरियल रहेगा भी सही। चले, इसके साथ मैं क्लास एंड करती हूँ। ACLS गाइडलाइंस, और मैंने आपको लो थ्रोम्बोटिक और हाई थ्रोम्बोटिक रिस्क वाली जो है वो चीजें भेज दी है। मैडम ये ठीक है, वो रिकॉर्डिंग, ये जो हमारा लेक्चर्स है उसके बाद भी हमारे पास सेफ हो सकती है? हाँ, लेक्चर यानी इसके बाद आपके पास रहेगी ना, उसके बाद मैं डिलीट करूंगी जब इसको, जब आपका एग्जाम मतलब होने वाला होगा उससे पहले। वैसे तो ये होता है ना, सारे लोग तो सिर्फ 48 आवर्स के लिए देते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, क्योंकि आपको बार बार सुननी भी पड़ती है समटाइम्स। ठीक है, आप अपने पास जैसे भी, बिल्कुल सही है, मदीहा यही कह रही है कि अगर आप अपने पास मटेरियल सेव करना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा चैट डिलीट करते जाया करो, साथ साथ मटेरियल रख लिया करो, और मटेरियल आप सर्च भी कर सकते हो। अब डॉक्टर मारिया, आपको पास मेडिसिन खुद करनी है सारी। मैं आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट सारे डिफरेंट जगहों से जो जो मैंने पढ़ा हुए, अपने निमोनिक्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपके पास जो है ना, हाँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम तक की रहे आपके पास। पहले बैचेस में भी मैंने ऐसे ही किया था। रिटर्न का तो खैर मेरा FCPS का दूसरा बैच है, MRCP के बैचेस मेरे पास ज्यादा हो गए हैं, तो MRCP की क्लासेस लेते हुए मुझे 1 ईयर से ज्यादा हो गया। मैम उसमें MRCP 1 या 2? दोनों की चल रही थी अभी तक, लेकिन MRCP के वर्ल्ड वाइड कैंडिडेट्स होते हैं तो वो इतने एक्टिव नहीं होते, तो वो रिकॉर्डिंग ज्यादा यूज करते हैं, उसमें मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। और उसमें आपको थ्रू आउट इंग्लिश में ही करना पड़ता है, समटाइम्स आपको एक्सप्लेन करना होता है उर्दू में बहुत अच्छा, तो वो इसलिए मुझे उसमें थोड़ा मजा नहीं आ रहा कराने में, तो मैंने FCPS के बैच को ज्यादा परस्यू किया। मैम अच्छा, एक तो इस अटेम्प्ट का एमसीक्यू डिस्कस करना था, एक में हाँ, बीच हाँ में जी, हाँ जी, मैंने जरूर, बिल्कुल बिल्कुल करें। अ, जी उसमें कुछ इस तरह का सिनेरियो था कि जिस तरह एक चीज आपने आइसन की बताई ना, तो इतना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। मतलब अब हमें कंसेप्ट क्लियर था इसका, आइसन का, लेकिन उसमें उन्होंने जो ऑप्शंस दी हुई थी वो मतलब लाइक इस तरह लग रहा था जैसे ये कभी नजरों से गुजरी नहीं है, मतलब बताइए इस क्या तरह का वो बताइए। होता है। तो ये जो चीजें होती हैं इसको हम कैसे वो कर लें, क्योंकि चीजें वही हैं, हमें पता है, टॉपिक्स हमने वो गो थ्रू किए होते हैं, लेकिन वो जो ऑप्शंस बना के दे रहे होते हैं वो मतलब समटाइम्स इस तरह फील होता है कि वो कभी हमने मतलब नजरों से ही नहीं गुजरी, मतलब डिजीजेस के नाम भी नहीं सुने होते, बाज़ औक़ात इस तरह फील हो रहा होता है कि मतलब इतनी ट्रेनिंग की, इतना आप एक्सपीरियंस वो है, किताबें एमसीक्यू पढ़ पढ़ के, और एमसीक्यू आप एमसीक्यू तो बताएं, वो वाला कौन सा था? मैम वो खैर इससे रिलेटेड नहीं था, वो हार्ट फेलियर वाला था जो आपने वो एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक बताया था। उसमें वो एमसीक्यू ये था कि पेशेंट इसी तरह प्रेजेंट किया था, डीकम्पनसेशन के फेलियर, उसमें सारे फीचर्स थे, हम्म। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, PND, ऑर्थोपनिया। और उसमें उसने ना बीटा ब्लॉकर, उसकी ट्रीटमेंट जब उसने हमें बताई हुई थी तो उसमें बीटा ब्लॉकर भी नहीं था और स्पायरोनोलेक्टोन भी शामिल नहीं था। हाँ, तो और ऐसे ही उसने होता है ना, डिकम्पनसेशन में आपने देना ही नहीं होता। हाँ जी, लेकिन उसने जो बताया, उसने कहा जी आफ्टर इनिशियल मैनेजमेंट व्हाट विल बी द बेस्ट लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी बेनिफिट उसमें इनमें से किसका सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन ये था कि आफ्टर इनिशियल रिससिटेशन और हाँ, इनिशियल तो इसका मैनेजमेंट, मतलब है वो क्रॉनिक का पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है क्रॉनिक का उसमें पूछ रहे हैं ना, उसमें अगर एक्यूट का पूछते तो वो लॉन्ग टर्म ना पूछते।
हाँ जी, उसमें तो मैम अब हमने पहले इसमें बीटा एक्चुअली ब्लॉकर चूज करना है या हमने स्पाइरोनोलेक्टोन इसमें चूज करना है, क्योंकि वो बीटा ब्लॉकर, हमने तो बीटा बीटा ब्लॉकर। ब्लॉकर ही किया है। हम्म। आपके पास जो फर्स्ट लाइन, जो अभी अच्छा। आपके पास एएचए गाइडलाइंस आई हैं, उसमें हमारे पास यही चार ड्रग्स जो बहुत कॉमनली, SGL2, एस इनहिबिटर्स, ARBs, बीटा ब्लॉकर, जैसे उन्होंने स्पाइरोनोलेक्टोन का भी लिखा हुआ है। लेकिन आपके पास जो है ना, ये बीटा ब्लॉकर्स का तो सबसे ज्यादा लिखा हुआ होता है हर जगह। मैं आपको क्योंकि वो पास इस तरह का उसमें ना सिनेरियो था कि वो फ्लूइड ओवरलोड का हमें लग रहा था कि वो, क्योंकि उसको हाँ बार यही बार इशू हो रहा है, तो उसमें अ, हमने पहले मैडम स्पाइरोनोलेक्टोन वो चूज कर लें या बीटा ब्लॉकर, क्योंकि मोर्टालिटी बेनिफिट तो दोनों का ही है। लॉन्ग टर्म पूछा हुआ है ना वो, सुने, वो लॉन्ग टर्म पूछना चाह रहे हैं। मैडम वो जो पेशेंट था वो एक्चुअली हार्ट फेलियर में था, और उसने उसको सिनेरियो में बताया हुआ था कि उसको डायूरेटिक दिया हुआ है, और उसने यही बताया कि मतलब वो पेशेंट इन हॉस्पिटल था, और उसके बाद एग्जामिनेशन पे उन्होंने बताया चेस्ट क्लियर है। सही ऐसी था ठीक है, जी। तो वो तो अब उन्होंने चेस्ट भी क्लियर कर दी ना, तो ज्यादातर वो फिर बीटा जी जी ब्लॉकर की बिल्कुल। तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि इनिशियल रिससिटेशन भी हो गई है, तो इसीलिए। अच्छा, एक्चुअली मैडम इसमें 4-5 ड्रग्स हैं, वो काइंडली आप रिमाइंड करवा देंगी जो जिनके मैं मोर्टेलिटी आपको बता मोर्टेलिटी देती हूँ कि अब बेनिफिट तो है, और इवन के उसमें जो AHA गाइडलाइंस है ना, उसमें अब जो लेटेस्ट आया आपके पास, SGL2 भी आ गया, बीटा ब्लॉकर्स भी आ गए, एस इनहिबिटर्स तो वैसे ही, एस और बीटा तो पहले भी थे, और आपके पास फर्स्ट लाइन में स्पाइरोनोलेक्टोन भी है इसमें। अगर आप किसी भी वजह से एस ARBs नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो आप उसका वॉश आउट पीरियड का वेट करते हो। ठीक है, वॉश आउट पीरियड क्या है कि आपके पास एस इनहिबिटर्स के साथ आप आर्नी नहीं दे सकते, स्कैबिट्रल वॉल सर्टन जो कहलाती है, अगर दोगे तो आप एंजियोडीमा कर दोगे जी जी पेशेंट बिल्कुल। को। तो 36 आवर्स के बाद आप उसमें ऐड करते हो आर्नी, अगर एस ARB कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो गई हैं। और फिर आपके पास सेकंड लाइन में वर्सिगुएट भी आ गई है, पुफा भी आ गई है, पुफा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पोटाशियम बाइंडर्स भी आ गए हैं। मैं आपको एक टेबल शेयर कर देती हूँ इसका AHA का ना, जिसमें इसमें उन्होंने सबसे फर्स्ट ज्यादा लाइन भी लिखा हुआ है और सेकंड लाइन मोर्टेलिटी, ड्रग का नेम, सिर्फ नेम मेंशन है। सबसे ज्यादा मैम मोर्टेलिटी बेनिफिट पर वही बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर, लेकिन इसको मजीद भी हम जो है ना परसेंटेज के हिसाब से देख लेते हैं, AHA गाइडलाइंस में परसेंटेजेस कितनी लिखी हुई हैं। जी जी, वही क्वेश्चन में सारे थे ठीक असल में एक्चुअली, वो ठीक है, परसेंटेज इसको हम परसेंटेज के हिसाब से भी देख लेते हैं कि परसेंटेज में किसका ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मारिया, पास पेपर्स का मेरे साथ नहीं, सेफ्रॉन से सारे आपके टॉपिक्स बेसिकली मुझे आपको कवर कराने हैं ना, तो सेफ्रॉन से वो सारे टॉपिक्स देखो। अभी अभी हमने सेफ्रॉन किया, लेकिन सेफ्रॉन में हमने जो MCQs किए हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ा कहीं और से ही है। तो जैसा कि इसमें लो थ्रोम्बोटिक हाई थ्रोम्बोटिक रिस्क नहीं है, वो मैं आपको चीजें ऐड कराती जाऊंगी। तो पास पेपर्स हम नहीं कवर करते, लेकिन जो लास्ट गुजरा होता है ना, तो जैसा कि सबके पास आता है, तो इस बैच में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो लास्ट टाइम में जिनका नहीं हुआ, तो फिर वो हम लोग एक मीटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट 2 पास पेपर्स रिसेंट ईयर के होते हैं वो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब खुद भी बता रहे थे इस तरह कुछ MCQs, तो इसी तरह वो हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट मीटिंग में। चलिए, कोई और क्यूरी है किसी की? मैं वैसे पास मेडिसिन के बुक्स अगर ले लें वो सही है, अपडेटेड है पार्ट 2 के। पार्ट 2 के बुक्स बिल्कुल सही है। मैंने आपको वही कहा था कि अगर आप कर सकते हो अफोर्ड तो ले लो ऑनलाइन। ऑनलाइन MCQs बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप, क्योंकि CPSB भी बुक से ही उठाती होगी, अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है, लास्ट 2 या 1-2 साल पुराना भी है, तो वो आप यूज कर लो। कॉन्सेप्ट ही बनाना है आपने। बाकी जो इसकी कोई कोई गाइडेंस चेंज होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस या 1-2 और आएंगी चीजें, वो मैं आपको शेयर करूंगी। और इवन कि कोई और कैंडिडेट भी बीच में ऐड कर रहा होता है कि मैंने ये पढ़ा कि इसको टैली कर दें मजीद, तो वो टैली हो जाती है। तो इसलिए चाहे आप बुक्स भी ले लो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आपने स्केड्यूल यही रखना है कि हम कार्डियो पढ़ रहे हैं तो कार्डियो आप पास मेडिसिन से साथ साथ डिवाइड कर दोगे 1 वीक में उसके MCQs को, कि लाइक अगर 150 MCQs है तो मैंने 1 वीक में कितना हेल्प करनी है इस टाइप से, तो इस तरह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैडम बस ये लास्ट क्वेश्चन भी हार्ट फेलियर से रिलेटेड एक बस डिस्कस करना था कि पास मेडिसिन में जगह जगह पे ये दिया हुआ है कि हार्ट फेलियर का हम स्टार्ट करते हैं एस इनहिबिटर्स देते हैं, फिर बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, साथ में एड करते हैं। उसके बाद अगर इससे नहीं या कंट्रा इंडिकेशन कोई है तो हाइड्रोलिसिन प्लस नाइट्रेट एड करते हैं, और उसके बाद स्पाइरोलेक्टोन उन्होंने प्रायोरिटी में ये रखा होता है। हमें ना और ये तो लिखा हुआ है बिल्कुल पास मेडिसिन में, लेकिन हमें AHA गाइडेंस देखनी होती है इसमें ना, ना राइट इस गाइडलाइन फॉलो राइट। करते और मैडम फिर ये है कि लेटेस्ट जो है ना MRCP पास्ट टेस्ट के MCQ जो है ना उसमें वो दिया होता है ना कि उसमें फिर हम EF देखते हैं।
अगर लेस देन 35% EF है और हार्ट रेट हमारे पास 75 प्लस आ रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम फिर उसमें आइवोब्रेडिन एड करते हैं। और इवाब्रेडिन तब देना है कि जब आपके पास बीटा ब्लॉकर आप नहीं दे सकते। और इवाब्रेडिन की 4 इंडिकेशंस हैं। पेशेंट शुड बी इन मैम साइनस रिदम, हार्ट रेट उसका मैम 70 से ऊपर होना चाहिए, इजेक्शन फ्रैक्शन मैम उसकी 35 से कम होनी चाहिए। जी चौथी जी इंडिकेशन है कि डिस्पाइट ऑफ फुल डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज के बावजूद उसमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये चारों फीचर्स जी मिलेंगे तभी आप दे सकते हो इवाब्रेडिन। फर्स्ट लाइन में नहीं दे जी सकते, मैडम। ठीक है। और फिर ये है कि लास्ट ऑप्शन उन्होंने सेकेब्रेट्रिल और बालसरतान उसकी कॉम्बिनेशन अगर एस इनहिबिटर आर्नी, जिसको हम आर्नी बोलते हैं, जिसको हमने कहा था कि अगर आपके पास एस एआरबीज की कोई कॉन्ट्रा तो आप आर्नी दे। एक सेकंड, बाकी लोग जो अपने आप, अच्छा उसमें आप जो है ना एस एआरबीज जो है ना वो अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो फिर आपको आर्नी देना होगा। लेकिन वही वो भी आपने वॉश आउट पीरियड के बाद। जो मुझे MRCP 1 में MCQ आया था, वॉश आउट पीरियड पूछा था हमसे, 36 आवर्स होता है वो। मैम तो उस वॉश आउट पीरियड में फिर हमने कुछ नहीं देना होता, हमने सिर्फ वो देखना होता कि पहले वो डिसकंटिन्यू करके फिर उसके बाद देने। उसका एस इनहिबिटर्स का इफेक्ट रहेगा ना 36 आवर्स तक। तो वही वॉश आउट पीरियड है कि जब तक इंजरी नहीं खत्म हो जाती तभी आप आर्नी ऐड करोगे, अदरवाइज एंजियोडीमा हो जाएगा पेशेंट को। मैम और बस मैम ये लास्ट ऑप्शन में जब फिर नेकोरेंडल जो है वो हम सिर्फ एंजाइना की स्टेट लेते हैं कि एंजाइना लाइक सिम्टम्स होती है तो फिर नेकोरेंडल हम देते हैं। निकोरेंडल तो इसमें हमारे पास एंजाइना में ही होता है उसका तो रोल, बिल्कुल। राइट, ओके रेनालोजीन और निकोरेंडल, एंजाइना का आगे एक आध MCQ आएगा तो मैं आपको उसमें कराऊंगी, राइट, ओके थैंक ठीक है। यू। चले, यहाँ तक सबको समझ आ गया तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर कल 8:15 पे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। लव यू।